तो फिर चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन के माध्यम से आज हम ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे कि ब्रह्मांड के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति जो है वो किस थ्योरी से हुआ है और वो किस तरह से हुआ है। तो फिर आइए शुरू करते हैं। ब्रह्मांड ब्रह्मांड के बारे में देखते हैं। तो हम आज इस पृथ्वी पर रहते हैं तो उसमें देखते हैं कि सुनते होंगे आप लोग, बुक में भी पढ़ते होंगे कि पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है और पृथ्वी जैसे हजारों लाखों करोड़ों ग्रह जो है कि ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। ठीक, उसके बाद सुनते होंगे कि ग्रह उपग्रह क्या होता है, एक तारा आता है, एक तारा मंडल होता है, आकाश गंगा होता है, उल्का पिंड होता है, धूमकेतु होता है। तो ब्रह्मांड में ये सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले जो है कि एक बार इसको हम बेसिक से लिखते हैं, उसके बाद देखिए आप सिर्फ वीडियो में बने रहिए। ब्रह्मांड के अंदर हमने कहा कि जो है कि ग्रह को रखा गया है, उपग्रह को रखा गया है, तारा है, तारामंडल, आकाशगंगा, उल्कापिंड, धूमकेतु। देखिए तारा आता है, तारामंडल, उल्कापिंड, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, ईटीसी। ठीक, तो आज हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति किस ढंग से हुई होगी। आप लोग गेस कीजिए कि आप यहाँ पर आज निवास कर रहे हैं तो आपके पास जो है कि खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। पीने के लिए कुछ है तो खाने के लिए भी कुछ है। ठीक है, उसके बाद हमको प्राकृतिक ऐसे ऐसे चीज़ दिया है जिससे कि हम अपनी बेसिक ज़रूरतों को हम पूरा कर लेते हैं। जैसे कि ये देखिए कि आज हम कपड़ा पहन रहे हैं, इससे हम लिख रहे हैं, और ये जो कि है बोर्ड का निर्माण हो गया। तो जीवन जो है कि इस पृथ्वी पर ही संभव क्यों है, इसके पीछे यह रीज़न है कि प्राकृतिक हमको वैसा चीज़ दिया है तब हम यहाँ पर सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन ब्रह्मांड के अंदर जो है कि ऐसे ग्रह उपग्रह तारा मंडल मौजूद हैं जिसमें कि उस तरह का बोल लीजिए आपकी प्राकृतिक उस तरह का जो है कि संसाधन वहाँ उपलब्ध नहीं करवाया, तो वहाँ पर जीवन भी संभव नहीं है। अब हम लोग को जितना सोर्स है और जानकारी है लोगों को, उससे यह चीज़ पता चलता है कि जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ जीवन नहीं है। ऐसा भी संभव है कि हमसे लाखों करोड़ों मील दूर जो है कि जीवन हो सकता है, लेकिन इसके पीछे अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। इसलिए ब्रह्मांड कहाँ तक फैला हुआ है इसका कोई अनुमान नहीं लगाया है। सिर्फ इससे संबंधित थ्योरी जो है उसके बेसिस पर हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की अभी भी फैलाव की स्थिति में है और ये बढ़ता ही जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ कैसे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न वैज्ञानिक ने जो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जो बहुत थ्योरम दिए, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत हम ज़्यादा मतलब कि इधर उधर की बातें किए बिना जो है कि जो मेन टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बनते हैं और जो पढ़ने में भी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्टेड है और जो सर्वमान्य थ्योरी है उस पर हम फोकस करके बताते हैं कि ब्रह्मांड है। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा जो है कि ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर हजारों करोड़ों ग्रह है, उपग्रह है, तारा है, तारामंडल है। इतना है कि आप सोच नहीं सकते। उसमें हम एक छोटे से तिनके जो कि पृथ्वी है उसमें निवास करते हैं, और उसमें भी कितने लोग हैं, कितने तरह के जंतु हैं, कितने तरह के पेड़ पौधे हैं, उसमें भी एक मेरा वजूद है। तो हम देखिए कि आज सरवाइव कर रहे हैं और हम अपना वजूद बनाए हुए हैं, उसके पीछे मैंने पहले ही बता दिया कि सारा संसाधन हम लोगों के पास उपलब्ध है। ठीक, तो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज लिमेत्रे। सिर्फ आप लोग कंसेप्ट को एकदम समझ जाएंगे, ध्यान पूर्वक सुनते रहिए। जॉर्ज लिमेत्रे ने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है बिग बैंग थ्योरी, जिसे कि महाविस्फोट सिद्धांत बोला जाता है, उसके तहत हुआ है। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या चीज़ है उसको हम जो है कि समझते हैं, और आइए आप लोग देखिए।
ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हम बताएं कि बिग बैंग थ्योरी है, जो जॉर्ज लीमेत्रे के द्वारा दिया गया है। बस आप लोग सिर्फ देखते रहिए वीडियो में, देखिए कैसे होता है। मान की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, ठीक। बिग बैंग थ्योरी, इसी को जो है कि महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया है, जिसे जॉर्ज लीमेत्रे द्वारा दिया गया है। इस थ्योरी के जन्मदाता जॉर्ज लीमेत्रे हैं, जॉर्ज लीमेत्रे, ठीक। अब आइए जानते हैं कि यह थ्योरी क्या चीज़ है। आप लोग गेस कीजिए कि एक छोटा सा कण है, ठीक, उस पर बहुत ज़्यादा जो है कि प्रेशर और टेम्परेचर को अगर जो बढ़ा दिया जाए कोई भी चीज़ पर, तो वो जो है कि विस्फोट कर जाएगा, फूट जाएगा। तो उसी तरह से जॉर्ज लीमेत्रे ने बताया कि पहले एक कण मौजूद था ब्रह्मांड में, जो है कि कुछ भी नहीं था, नथिंग, कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान से सुनते जाइए। एक छोटा सा कण था, ठीक, ये कण है। अभी जितना बड़ा ब्रह्मांड है, तारा मंडल, आकाश गंगा, उसको सिर्फ आप भूल जाइए। बस इतना मानिए कि ब्रह्मांड में एक ये कण मौजूद है। जॉर्ज लीमेत्रे का थ्योरी आप समझ लीजिए, महाविस्फोटक थ्योरी क्या है। और इस कण में जो है कि गति उत्पन्न हो गई अपने आप, ठीक। ये कण जो है कि घूमना शुरू कर दिया, घूमने लगा, ठीक। तो घूमने से जो है कि गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ये जान लीजिए कि गतिज ऊर्जा जो है कि कोई भी चीज को घुमाइएगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो ये कण जो है कि घूमते घूमते एकदम गति प्राप्त कर लिया, और इस गति के कारण जो है कि इसके अंदर का जो है कि टेम्परेचर बढ़ने लगा, अर्थात तापमान ये बहुत ज़्यादा जो है कि गर्म हो गया, ठीक। ये गर्म हो गया तो कुछ समय या फिर कह लीजिए बहुत समय के बाद इस गर्म कण में इतना भयानक विस्फोट हुआ कि ये एकदम से छितरा गया। ये जो है कि इसी कण में जो है कि गतिज ऊर्जा उत्पन्न हुई, गतिज ऊर्जा के कारण ये फट गया, और फटने के कारण जो है कि इसके पदार्थ जो थे वो छितरा गया, अर्थात बिखर गया। तो इसी से कुछ कण जो है कि यहाँ आ जाता है, कुछ कण जो है कि यहाँ आ जाता है, कुछ कण मान लीजिए यहाँ आ गया, कुछ जो है कि यहाँ आ गया, कुछ जो है कि इधर जो है कि आ गया, कुछ जो है कि इधर आ गया, ठीक, इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया। मतलब कि इससे जो है कि कण छितरा गया, और अभी तक ऐसा माना जाता है कि इस तरह से विस्फोट से जो है कि कण जो है कि एकदम अपना अपना दूरी बढ़ा रहे हैं, और साथ जो है कि अभी तक विस्फोट हो ही रहा है। ब्रह्मांड का कितना बड़ा छोर है अभी हम लोग गेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि ये पृथ्वी इसी मतलब कि बिखरे हुए, और इस कण को जो है कि जॉर्ज लीमेत्रे बताया कि जिस कण से, प्राचीनतम कण से जो है कि पिंडों की उत्पत्ति हुई, उसे हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल कहा गया। ये कण जो है हिग्स बोसॉन या गॉड पार्टिकल, हिग्स बोसॉन, ये कण कहलाया प्राचीनतम कण। और इसी कण से जो है कि विभिन्न ग्रह, ये सब जो है कि ग्रह है, कुछ तारे मंडल हैं, कुछ धूमकेतु हैं, कुछ उल्का पिंड हैं, इस तरह से जो है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई, ठीक। मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सन है, ठीक, ये सन है, ये सन है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ये सब जो है कि एक ही जगह पर किस तरह से अस्थिर है, इस थ्योरी में ये भी बताया गया, ठीक। तो ये जो है कि एक दूसरे से अट्रैक्टिव होते हैं। ये जो है आकर्षण बल आप लोग जानते होंगे, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो
मानिए कि दो पदार्थों के बीच जो बल कार्य करता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही कोई भी चीज संतुलन में रहती है। तो इस ग्रह और ये ग्रह ये दोनों नजदीक है, तो नजदीक होने के कारण ही जो है कि ये अपनी ओर खींच रहा है। एक चीज ध्यान दीजिए, ये अपनी ओर खींच रहा है और इसका भी आकर्षण बल इसको अपनी ओर खींच रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं, बहुत सारा ग्रह है, जिसमें ज्यादा वेट होगा, जिसकी संरचना बड़ी होगी, जिसमें ज्यादा घनत्व होगा, वो जो है कि अपने से छोटे तारों या ग्रहों को घुमा देगा। जैसे कि देखते होंगे कि सूरज का जो है कि वेट ज्यादा है और उसका आकार पृथ्वी से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए पृथ्वी सूरज के चारों ओर परिक्रमण करता है। और भी जितने ग्रह हैं इसके मतलब कि वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है। ठीक, तो जिसमें ज्यादा घनत्व होगा, जिसका आकार ज्यादा बड़ा होगा, वो घुमा देगा किसको? छोटे आकार वाले पिंडों को। वो ऐसे समझ सकते हैं कि छोटा आकार में कम वेट है, इसलिए उसका गुरुत्वाकर्षण भी उतना ही कम रहेगा। जो जितना बड़ा है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा। तो ये सब एक दूसरे के संतुलन में क्यों है? क्योंकि जो जिसके नजदीक है उस पर जो है कि एक दूसरे में गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो है कि कार्य कर रहा है और संतुलित अवस्था में है और वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस थ्योरी में इतना बताया गया। तो मैंने क्या बताया, आप लोग ध्यान से सुनिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो है कि मान्यता प्राप्त सिद्धांत सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लीमेत्रे के द्वारा दिया गया। जॉर्ज लीमेत्रे ने बताया कि ब्रह्मांड में कुछ आद्य पदार्थ, जो ये वाला मतलब प्राचीनतम पदार्थ पहले से मौजूद थे, जिनमें जो है कि हम बताएं कि गति उत्पन्न हुई और गति उत्पन्न होने के कारण जो है कि इसके इर्द गिर्द जितने भी मैटर थे वो एक दूसरे से जुड़ने लगे। सबसे पहले जो है कि एकत्रित होना शुरू हुआ और एकत्रित होते गए और इसमें जो है कि घूर्णन गति ज्यादा बढ़ गई। गतिज ऊर्जा के कारण जो है कि इसका टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर जो है कि प्रेशर का प्रोपोर्शनल होता है, मतलब समानुपाती होता है। एक दूसरे कण दूसरे पर दबाव बनाने लगे। समझिएगा, दबाव जो होता है, दाब जिसको बोलते हैं, दाब जो होता है वो समानुपाती होता है तापमान के। तापमान के समानुपाती कहने का मतलब हुआ कि अगर जो दाब है यहाँ 5 और यहाँ है 8, तो अगर जो हम 5 से इसको 3 बढ़ा दिए, 8 कर दिए, तो ये भी 3 बढ़ के कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। मतलब कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ये समानुपाती का चिन्ह है। आप लोग मैथ में भी देखते होंगे या भी फिजिक्स वाला पॉइंट में देखते होंगे इस तरह का सिंबल। तो समानुपाती कहने का मतलब हुआ कि एक चीज पर अगर जो कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है तो वही इफेक्ट दूसरा पर भी पड़ेगा। अगर जो दाब घटेगा तो ताप भी घटेगा, दाब बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये जो है कि हिग्स बोसॉन वाले जो पार्टिकल हैं, गॉड पार्टिकल जिसको बोला जॉर्ज लीमेत्रे, तो बताया कि ब्रह्मांड में पहले से कुछ पार्ट मतलब कि आद्य पदार्थ, प्राचीनतम पदार्थ मौजूद था, जिसे गॉड पार्टिकल कहा। और ये जो है कि ये पदार्थ एक दूसरे से गतिज ऊर्जा के कारण एकत्रित होने शुरू हो गया और एकत्रित होने के कारण जो है कि एक दूसरे पर दबाव बनाना शुरू किया। दबाव के कारण जो है कि तापमान में भी वृद्धि हुई। ठीक, और तापमान बढ़ने से जो है कि इसमें विस्फोट हुआ और इसके पदार्थ जो है कि बिखर गए या फिर छितरा गए। अधिक घनत्व के पदार्थ से जो है कि नाभिक अर्थात सेंटर का निर्माण हुआ और कम घनत्व के पदार्थ एकत्रित होने लगा। इस प्रक्रिया से जो है कि ब्रह्मांड के विभिन्न पिंडों का निर्माण हुआ या उत्पत्ति हुई। और मैंने बताया कि विभिन्न पिंड में जो है कि आकर्षण का कारण जो है कि सब पिंड एक दूसरे के जो है कि प्रति संतुलन की स्थिति में है, मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और वो संतुलन की अवस्था में मौजूद हैं। अधिक द्रव्यमान वाला जो पिंड है वो आकर्षण अधिक होने के कारण छोटे पिंडों को चारों ओर अपनी ओर जो है कि घुमाता है। इसी कारण जो है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब देखिए आगे की हम क्या बात करते हैं, बस आप लोग सिर्फ देखते ही जाएंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत अगर पूछा जाए तो सर्वमान सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज लीमेत्रे दिया है। और यहाँ पर हिग्स बोसॉन जिससे जो है कि उत्पत्ति हुई विभिन्न पिंडों का, उसको हिग्स बोसॉन नाम दिया गया।
अब देखिए कि इसमें हम आगे क्या देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना। अब तो हम देख लिए कि ब्रह्मांड किस तरह से बना, ठीक, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हम थ्योरी देख लिए। अब देखेंगे कि उतना बड़ा ब्रह्मांड में से हम लोगों का जो अस्तित्व आज मौजूद है, आप जहाँ से बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो टेबल या फिर कुर्सी या फिर सो करके देख रहे हैं, किसी भी स्थिति में देख रहे हैं, तो हम जो है कि अपना जीवन को कायम किस तरह से किए हुए हैं, मतलब कि हमारा अस्तित्व ही यहाँ पर कैसे आ गया। और भी ऐसे ग्रह हो सकते हैं जहाँ कोई दूसरा जीव का अस्तित्व हो सकता है, कारण कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा पृथ्वी ही तो एक ऐसी ग्रह नहीं है उसका निर्माण हुआ। ऐसे ऐसे हजारों लाखों ग्रह हैं जिनका की जानकारी अभी हम लोग के पास जो है कि उतना बड़े लेवल पर नहीं है। साइंस जिस तरह से विकास कर रहा है, आगे के दिनों में ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है कि हम लोग जितना डेवलप हैं, हो सकता है हमसे करोड़ों मील दूर जो है कि हमसे भी विकसित जीव हो सकते हैं, जिसको कि एलियन नाम दिया गया, लेकिन अभी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इसलिए आप लोग देखिए कि पृथ्वी की जो है कि शुरू से लेकर के अभी वर्तमान स्थिति क्या है, उसको हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, बस आप लोग देखते जाइए, ठीक। अब देखिए कुछ बातें हम आपको बताते हैं। पहले गिटार लगते हैं। ये बताइए कि मजा आ रहा है देखने में ना, ठीक है। इसी तरह से आप लोग वीडियो देखते जाइए, एकदम बढ़िया बढ़िया थ्योरी आप लोग को समझ में आएगा। बस वही है कि हमारे पास जो है कि संसाधनों की कमी है, इसलिए थोड़ा सा बोर्ड पर लिखते हैं और फोटो जो है कि अच्छा से बन नहीं पाती है। बस आप लोग बने रहिए, फिर भी हम बेहतर से बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग जो है कि सुनते होंगे, चलिए आइए टॉपिक पर हम बात करते हैं कि परिक्रमण काल और एक घूर्णन काल सुनते होंगे। परिक्रमण काल और घूर्णन काल सुनते हैं ना, घूर्णन गति, परिक्रमण गति, तो वो क्या चीज होता है एक बार थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आप सुनते होंगे कि एक होता है ग्रह, एक होता है तारामंडल, एक होता है उपग्रह। तो उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको हम देते हैं कि तारा जितने भी हैं ना, इतना जान लीजिए कि तारा में खुद का टेम्परेचर होता है और उसमें खुद का लाइट होता है। जैसे कि तारा के बारे में हमने बताया कि इसमें जो है कि स्वयं का प्रकाश होता है, ठीक। और बहुत सारे तारों के मिलने से, मान लीजिए एक तारा ये है, 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 ये है, ठीक। इस तरह से तारों का एक झुंड है, एक पिंड है, ठीक। तो बहुत सारे तारों के मिलने से जो है कि तारामंडल का निर्माण होता है। यह है तारामंडल, ठीक। तो बहुत सारा तारा मिल जाएगा तो तारामंडल बन जाएगा, ठीक। और यहां पर मान लीजिए कि कोई, इसको ग्रह कह लीजिए, ठीक, कि ये ग्रह है, ये ग्रह है, ये ग्रह है। तो तारा में जो है कि स्वयं का प्रकाश है, मतलब लाइट है। सूर्य जो है एक प्रकार का तारा है, ठीक। और उसका जो है कि एक ग्रह, सूर्य में टोटल जो है कि 8 ग्रहों को रखा गया, 9 था, एक प्लेटो को हटा दिया है। ये सब चीजें हम एक किसी और वीडियो में बताएंगे। लेकिन सूर्य जो है कि एक तारा है और इसी कारण उसका खुद का टेम्परेचर है और उसमें जो है खुद का लाइट है, और वो लाइट हम लोगों को प्राप्त होता है पृथ्वी पर। तो एक चीज जान लीजिएगा कि पृथ्वी एक ग्रह है। तो ग्रह क्या चीज होता है, ग्रह का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, नहीं होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि ये मान लीजिए कि ये एक ग्रह है, ये ग्रह की स्थिति है, ठीक। तो इस वाला लाइट जो है कि इस पर पड़ेगा, इसलिए ये जो है कि चमकेगा और यहाँ पर जो है कि उजाला होगा। तो तारा का लाइट के कारण कोई भी ग्रह में लाइट आती है, इसलिए ग्रहों में जो है कि लाइट नहीं होती है। और एक चीज आप सुनते होंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि तारा जो है कि तारा में स्वयं का
मतलब कि खुद का चमकने की क्षमता होती है, लेकिन ग्रहों में खुद चमकने की क्षमता नहीं होती है। वह जो है किसी तारे की चमक के कारण चमकता है। जैसे कि आपके घर में किसी को जॉब लग जाता है ना, तो उसके नाम से आप जाने जाते हैं। यही कारण है, यही बात इसमें भी है कि तारा जो है कि वो स्वयं का लाइट रहता है उसमें, और ग्रह जो है कि उसी लाइट के कारण जो है कि अपनी चमक को बनाए हुए बरकरार रखता है। तो यहाँ पर ग्रह और तारे के बारे में समझ गए होंगे। एक आप लोग सुनते होंगे, 1 मिनट, बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ा सा। चलिए आइए देखिए, स्वयं का इसमें प्रकाश नहीं होता, इसमें स्वयं का प्रकाश होता है। एक सुनते होंगे उपग्रह, तो उपग्रह क्या चीज होता है? तो उपग्रह उसको कहते हैं जो ग्रहों को चक्कर लगाता है चारों बगल। यहाँ पर मान लीजिए कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी की संरचना यहाँ पर है, मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, उसको आप जानते होंगे कि चंद्रमा के नाम से जाना जाता है। ये चंद्रमा की स्थिति है, ये चंद्रमा जो है, चंद्रमा ये घूम रही है, पृथ्वी के चक्कर लगा रही है, ये चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा, ठीक। तो उपग्रह उसको बोलते हैं, उपग्रह एकदम ध्यान से देखते जाइए, सिर्फ समझा देंगे आपको। उपग्रह जो है कि ग्रह का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं, जो ग्रहों का चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहते हैं। तारा में जो है कि स्वयं का लाट होता है, ग्रह में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो तारा के कारण ही चमकता है। और उपग्रह किसको कहते हैं? जो ग्रह के चारों बगल घूमता है, ठीक। यहाँ तक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे आइए, हम आपको एक चीज और समझाते हैं। एक चीज और आप सुनते होंगे कि परिक्रमण गति और घूर्णन गति। तो पृथ्वी जो है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ठीक, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी जो है कि यहाँ है सन, मतलब सूरज है, सूरज में खुद का लाइट है, ये मान लीजिए प्रकाश निकल रहा है इससे, और यही लाइट जो है कि पृथ्वी पर पड़ती है। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि सूरज जो है इस तरह से, इसकी संरचना इस तरह से बनाते हैं। 1 मिनट देखिए तो थोड़ा सा कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो। एक बार हमारा मोटो रहता है कि समझाने के बाद बस दोबारा देखने की जरूरत नहीं। ग्रह में हमने क्या बताया कि ग्रह में खुद का प्रकाश नहीं होता है, बस ध्यान दीजिए। और उपग्रह जो है कि ग्रह का चक्कर लगाता है, उसे उपग्रह कहते हैं। तारा में जो है कि खुद का प्रकाश होता है, तारों के जो समूह होते हैं उसको तारामंडल कहते हैं। अब देखिए कि मान लीजिए ये सन है, सन, SUN, ठीक। इसमें जो है कि खुद का लाइट, बस आप देखते जाइए, देखते जाइए, मजा आए। और ये जो है कि इसके चारों बगल घूम रहा है। ऐसे तो 8 टोटल ग्रह है जो कि सूर्य का परिक्रमा करता है, लेकिन एक हम स्थिति इसको दे दिए अर्थ का, मतलब पृथ्वी का। ये पृथ्वी है जो कि इसके चारों बगल घूम रहा है इस तरह से, ठीक। ये पृथ्वी, यहाँ पर मान लीजिए घूमते घूमते आ गया, यही चीज जो है कि यहाँ आ जाएगा, ये भी पृथ्वी की ही स्थिति आएगी। यहाँ पर घूमते घूमते कभी आ जाएगा, कभी कभी यहाँ आ जाएगा पृथ्वी, ठीक। कभी कभी जो है कि यहाँ आ जाएगा, ठीक। कभी कभी यहाँ आ जाएगा, घूमते घूमते इस तरह से पृथ्वी जो है कि किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य का, ठीक। तो यहाँ देखते होंगे कि एक होता है परिक्रमण गति। तो परिक्रमण गति उस गति को कहते हैं जब कोई ग्रह जो है कि, या फिर उपग्रह जो है कि किसी अन्य ग्रह या फिर तारा का चक्कर लगाता है। जैसे कि पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाता है, वो जो है कि क्या है, वो एक परिक्रमण गति कहलाएगा। परिक्रमण गति, परिक्रमण, परिक्रमण गति, ये हो गया, ठीक। तो परिक्रमण गति पृथ्वी की कितनी है? 365 दिन, 365 दिन का होता है, जिसे कि 1 वर्ष कहते हैं। ये जानते होंगे आप लोग। 1 वर्ष नहीं जानते होंगे तो समझिए कि जीना ही बेकार है। 365 दिन जो है कि 1 वर्ष के बराबर होता है।
ठीक। तो 365 दिन का परिक्रमण गति होता है। तो परिक्रमण गति वह चीज हो गया कि पृथ्वी किसी मतलब किसी क्या सूरज का ही चक्कर 365 दिन में एक बार पूरा कर लेता है, उस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। अब एक चीज आता है कि पृथ्वी भी अपने धुरी पर अर्थात अपने अक्ष पर जो है कि अर्धवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हुए रहता है। तो उसको जो है कि इस तरह की गति जो पृथ्वी में खुद की होती है उसे ही घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति 24 घंटे का होता है, जिसे कि एक दिन कहते हैं, एक दिन। ठीक। तो घूर्णन गति क्या है? कोई भी ग्रह उपग्रह तारा अपने अक्ष पर अपने इर्द गिर्द मतलब अपने अक्ष पर घूम रहा है। हमेशा तो हम आपको ही बता दिए पहले कि जो है कि घूम ही रहा है, सब एक दूसरे के प्रति संतुलन की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो अपने अक्ष पर घूम रहा है वो घूर्णन गति, और दूसरे के इर्द गिर्द घूम रहा है वो परिक्रमण गति कहलाएगा। तो पृथ्वी के लिए परिक्रमण गति 365 दिन का होता है। इसी की आलोक में जो है कि एक वर्ष नाम दिया गया। और दूसरा चीज बताया कि घूर्णन गति जो 24 घंटे का होता है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए कि हम पृथ्वी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। पृथ्वी क्या चीज है उसको देखते हैं। पृथ्वी के बारे में हम जब ब्रह्मांड के बारे में हम थ्योरी देख लिए, ठीक है, तो ब्रह्मांड से संबंधित तो थ्योरी आप लोग को समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि किस तरह से उसका निर्माण हुआ। अब आइए कि पृथ्वी की संरचना हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में जब एक पृथ्वी नाम का अस्तित्व आया तो वो कौन सा स्थिति में था। तो ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिक ने बताया कि एक थ्योरी का आप नाम सुनते होंगे, महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी। महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी जो है कि 1912 में वेगनर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, और वह उन्होंने यह बताया, इसमें थोड़ा सा हम थोड़ा जल्दी बताने का कोशिश करते हैं कारण कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाए। ठीक। तो महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी में वेगनर ने यह बताया कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय जो है कि पृथ्वी जो है, ठीक, वो पूरा गर्म गोले की तरह थी। गर्म गोला के संरचना में था, जिसमें हीलियम हाइड्रोजन जो है कि दो तरह के तत्व मौजूद था। और करोड़ों वर्ष के बाद जो है कि इससे हीलियम हाइड्रोजन का उत्सर्जन होते होते ये ठंड हो गया। पृथ्वी एक जो है कि एकदम गर्म गोला के समान था, लेकिन करोड़ों वर्ष के बाद इसमें जो है कि हीलियम हाइड्रोजन का निष्कासन हुआ, ये अपने आप से उत्सर्जित करके बाहर निकाल दिया। तो यह एक ठंडा ग्रह बन गया। और इसी ठंडा ग्रह में जो है कि ठंडाते ठंडाते यहाँ का इस तरह से संरचना बन गया कि कुछ भाग ठोस रह गया तो कुछ में जो है कि पानी आ गया। इसी कारण आज हम लोग देखते हैं कि जीवन का अस्तित्व मौजूद है। तो आप सिर्फ देखते जाइए, एकदम जो है कि थ्योरी आपको कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो पृथ्वी जो है कि गर्म से ठंडा हुआ तो ये ठोस गोले की आकार की कुछ संरचना बन गई, और इसके इर्द गिर्द जो है कि पानी था, मतलब जल था। ये जल की संरचना है। ठीक। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन थ्योरी में बताया कि ये जो भाग ठोस गोले वाला था उसका नाम दिया पेंजिया। ठीक। इसका नाम जो ठोस गोला था उसका नाम दिया पेंजिया। और ये जो पेंजिया के चारों बगल जो पानी की स्थिति आप देख रहे हैं इसका नाम दिया पैंथालसा। ठीक। ये जल की स्थिति है और ये जो है कि स्थल की स्थिति है। स्थल की स्थिति को नाम दिया पेंजिया और पैंथालसा जो है कि जल की स्थिति था। फिर करोड़ वर्ष बीतते गए, करोड़ों अरबों वर्ष के बाद जो है कि ये जो पेंजिया है उसमें विखंडन शुरू हुआ और ये दो लगभग बराबर भागों में टूट गया, और एक भाग जो है कि उत्तर की ओर खिसक गया और एक भाग दक्षिण की ओर खिसक गया। ये मान लीजिए टूट गया। अब इसकी संरचना टूटा हुआ यहीं पर हम बना देते हैं। देखिए ये भाग मान लीजिए कि बीच वाला जो पेंजिया था वो पेंजिया जो है कि दो भागों में टूट गया। एक भाग यहाँ आ गया, एक भाग जो है कि यहाँ आ गया। ये पेंजिया था, ये दो भाग में टूट गया। और ये जो पानी इधर था ये कुछ पानी जो है कि बीच बीच में आ गया। ठीक। तो ये उत्तर वाला भाग जो है उसका नाम दिया गया अंगारा लैंड।
और ये दक्षिण वाला जो भाग है उसका नाम दिया गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक, उत्तरी भाग जो पेंजिया टूटा उसका नाम अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग जो है उसका नाम दिया गया गोंडवाना लैंड। तो हम लोग जो भारत में निवास करते हैं, भारत एक प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का ही भाग है। गोंडवाना लैंड से जो है कि देखते हुए कि दक्षिण का जितने भी भाग हैं वो गोंडवाना लैंड का समूह का ही भाग है। उत्तर वाला जितने भाग हैं वर्ल्ड मैप में देखते होंगे वो अंगारा लैंड का भाग है। अब बीच में जो पानी आ गया उसको नाम दिया गया तेथिस सागर, तेथिस सागर, ये बीच वाला भाग को नाम दिया तेथिस सागर। यही महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है। तो मैंने बताया, आप ध्यान से सुनिए, एक बार हम कंसेप्ट को समझाते हैं कि विश्व की वर्तमान जो महाद्वीप की उत्पत्ति हुई है, अभी देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, उसके बाद यूरोप है, अफ्रीकन है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, जितने भी देश आप देखते होंगे या महादेश देखते होंगे, महाद्वीप देखते हैं, वो विभिन्न भागों में टूटकर अलग अलग हो गए। लेकिन वो बहुत दिन पहले जो है कि एक ही संरचना में और एक ही जगह पर मौजूद था, लेकिन कर्मिक विखंडन के कारण वो टूट करके धीरे धीरे दूर हो गया और वो अपना एक अलग भूभाग बना लिया। तो यही थ्योरी जो है महाद्वीपीय विस्थापन में आप लोगों को देखना है कि विश्व की वर्तमान महाद्वीपों की जो उत्पत्ति मानी जाती है, एक बड़ा सा महाद्वीप के विखंडन और विस्फोट से होने वाली प्रक्रिया का ही उदाहरण है। और इस तरह का सिद्धांत हम बताएं कि वेगनर के द्वारा 1912 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन, यहाँ पर इसको हेडिंग को हटा देते हैं, ब्रह्मांड वाला, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। आप देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में वेगनर के द्वारा दिया गया है, वेगनर द्वारा दिया गया। तो वेगनर ने इसमें बताया कि पहली बार महाद्वीपों एवं महासागर से संबंधित जो है कि थ्योरी यही है। एक चीज ध्यान दीजिए, तो महाद्वीपीय विस्थापन की संकल्पना के अनुसार जो हम बताएं कि पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद जो है कि वर्तमान के सभी महाद्वीप जो है कि परस्पर जुड़ा हुआ था, जिसे पेंजिया कहा गया, हम बताएं। और पेंजिया के विखंडन से जो है कि उत्तर में जो है अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड की स्थिति बनी, और इसके चारों बगल जो जल था उसका नाम दिया गया था पैंथालसा, और पैंथालसा का ही जल जो है कि तेथिस सागर में समा गया। इससे जो है कि महासागरों की उत्पत्ति वर्तमान स्थिति में देखा जाता है। तो आप लोग जो है कि एक बार आप लोग को थोड़ा सा हम समझाते हैं कि उत्पत्ति के दौरान जो है कि पैंथालसा का जल जो है बीच में आया, उससे तेथिस सागर का निर्माण हुआ। तो आंतरिक शक्ति के कारण जो है अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कई भागों में विभाजित हो गया। फिर से ये अंगारा लैंड में भी टूट पड़ा और गोंडवाना लैंड में भी टूट पड़ा। तो इस कारण से जो है कि बहुत सारा अभी वर्तमान समय में आप देखते होंगे महाद्वीप की उत्पत्ति हुई। और महासागर की स्थिति जो है वो पैंथालसा के जल के कारण ही है, जो कि प्रशांत महासागर पैंथालसा का ही एक अवशेष है। भूमध्य सागर जो है कि तेथिस सागर वाला एक भाग है। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि अंगारा लैंड से जो है कि कुछ देश का नाम हम बताते हैं। जैसे आप लोग वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा माइंड में लाइए, तो उत्तर की स्थिति में हम बताएं, मतलब नॉर्दर्न स्थिति में अंगारा लैंड में जो है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप, चाइना, उसके बाद भूखंडों का, इस तरह के भूखंडों का निर्माण हुआ। जबकि गोंडवाना लैंड से जो है कि दक्षिण अमेरिका, उसके बाद अफ्रीकन कंट्री के कुछ भाग, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका की उत्पत्ति मानी जाती है। तो हम क्या बताएं इस थ्योरी में, हम यह चीज बताएं कि महाद्वीप जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसमें विखंडन हुआ। अब इसका जो है कि प्रमाण जो है कि अभी भी मौजूद है। महाद्वीपीय विस्थापन के थ्योरी से संबंधित जो प्रमाण है, अभी भी प्रमाण मौजूद है। तो देखिए कि इससे संबंधित जो है कि प्रमाण क्या चीज हो जाता है, कि मतलब कि मौजूद था, एक दूसरे से जुड़ा हुआ था या फिर जुड़ा हुआ नहीं था। इसके पक्ष में हम कुछ बातों को ध्यान में देखेंगे। कारण कि थ्योरी देने के पीछे रीजन होता है, और वो रीजन हम क्यों ही माने, इसके पीछे भी कुछ ठोस सबूत होना चाहिए। तो ठोस सबूत के दरमियान जो है महाद्वीपीय विस्थापन में बताया कि देश की स्थिति हम थोड़ा सा दिखाते हैं आपको बुक में ही। मेरे पास जो है कि
मौजूद नहीं है प्रोजेक्टर। तो देखिए इसमें देखिए कि पहला चीज बताया कि तटीय आकृति एवं साम्यावस्था हम दिखाने का कोशिश करते हैं। ये वर्ल्ड मैप वाला जो है कि थोड़ा सा हम फिगर लिए हैं, तो इसमें देखिए कि ये अफ्रीका की स्थिति है और ये दक्षिणी अमेरिका है और ये उत्तरी अमेरिका है, इधर यूरोप है, इधर एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आप देखिएगा कभी वर्ल्ड मैप वाला में कि इसमें आप देखते होंगे कि अगर ये अफ्रीका वाला को यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो यहाँ पर एकदम फुलफिल बैठ जाएगा, और ये वाला भाग यहाँ अगर घुसाया जाए तो ये एक दूसरे से नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था पहले से। और ये ऑस्ट्रेलिया वाला जो पोर्शन है, ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ ला करके अगर जो हम भारत के पास सटा दें तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये कभी ना कभी जुड़ा हुआ था। तो पहला पक्ष इसमें यह बताया गया कि तटीय आकृति एवं साम्यावस्था। उसके बाद दूसरा चीज ये बताया कि जो जुड़ा हुआ भाग है उसके आयु में भी समानता है, मतलब कि उसका जो है कि एज, उस पर वनस्पति जो मौजूद है उसका एज सेम है। जैसे कि अफ्रीका का कुछ जो है कि ये वाला भाग यहाँ पर वाला का जो है कि प्राकृतिक संसाधनों का जो है कि आयु, और यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका वाला भाग का जो ये वाला पार्ट है उसका वनस्पति का आयु लगभग लगभग सेम है। इससे यह अनुमान लगाएगा कि ये दोनों जो है कि एक दूसरे से कभी ना कभी जुड़े हुए होंगे। तीसरा चीज में यह बताया गया कि प्राचीन पठारों की संरचना में समानता। इस तरह यहाँ पर जो पठार जिस तरह का मिट्टी पाया जाता है इस तरह का मिट्टी ही अफ्रीकन कंट्री में पाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का जो है कि उत्तरी भाग में जिस प्रकार का मिट्टी या फिर मतलब पठार जिस तरह से पाया जाता है वो ये वाला भाग में भी उसी तरह का पाया जाता है। तो इससे यह प्रमाणित होता है कि ये दोनों या फिर ये मान लीजिए कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही था। तीसरा चीज जीवाश्म अध्ययन से यह पता चला कि जिस तरह का जीव का अंश जो है यहाँ मौजूद है और जिस तरह का जीव अभी सर्वाइव यहाँ कर रहा है लगभग वैसा ही जीव जो है कि इधर साइड है, और ये लगता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो यहाँ जिस तरह का जीव था यहाँ भी उसी तरह का जीव मौजूद है। यहाँ जो है कि जिस तरह से मान लीजिए यहाँ शेर हाथी पाया जाता तो यहाँ भी शेर हाथी पाया जाएगा। ये तो एक एग्जाम्पल शेर हाथी वाला दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह का जीव यहाँ मौजूद होगा उसी तरह का जीव यहाँ भी मौजूद होगा। उसके बाद जो है कि एक थ्योरी आता है, हम किसी और क्लास में बताएंगे, प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। इससे भी यह प्रमाणित होता है कि महाद्वीप जो है कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ था और उसमें विस्थापन हुआ है। तो प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी और ज़्यादा सिद्ध करता है। हम सिंपल फॉर्म में बता देते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार यह माना गया कि पृथ्वी जो है कि बहुत सारे प्लेटों में विभक्त थे और ये प्लेट एक दूसरे से जो है कि पहले जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें जो है कि गति उत्पन्न हुई और गति के कारण ये सब जो है कि एक दूसरे से दूर होते गए और प्लेटें एक दूसरे से विभाजित होता गया। यही सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। और इसी से यह अनुमान लगाया गया कि प्लेट जब एक दूसरे में मौजूद था तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन गति के कारण प्रेशर पड़ा, प्रेशर के कारण ये टूट गया और टूटने के बाद एक दूसरे से दूर हो गया। तो इसमें हम जो है कि देखते हैं कि बीच वाला भाग में कुछ पानी समा गया जिसको तेथिस सागर कहा गया, उत्तर वाला भाग अंगारा लें, दक्षिण में गोंडवाना लें। तो महाद्वीपीय विस्थापन में हमने क्या बताया, हम यह बताएं कि पृथ्वी एक जो है कि गोले के तरह है, वो तो है ही। इसमें जो है कि सब पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो हीलियम और हाइड्रोजन गैस मौजूद था। धीरे धीरे ठंड हुआ तो ठंड में जो है कि बीच में जो है कि मतलब कि एक स्थल था और उसी स्थल का नाम दिया गया क्या, उसको पेंजिया कहा गया। और उसके बाद उसके चारों बगल जो पानी मौजूद था उसको पैंथालसा कहा गया। और उससे में जो है कि कर्मिक विखंडन के दौरान जो है कि ऊपर वाला भाग टूट गया तो उसको अंगारा लाइन और दक्षिण वाला भाग से गोंडवाना लाइन की उत्पत्ति हुई। बस इतना आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इस वीडियो को हम यहाँ पर जो है कि समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को जो है कि ब्रह्मांड से संबंधित थ्योरी और महाद्वीपीय विस्थापन और पृथ्वी से संबंधित जो थ्योरम दिए हैं बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो एकदम आप लोग मज़ा लेते रहिए। इसी तरह का क्लास हम डेली लेकर आएंगे। थैंक यू।